लद्दाख एक्चुअली क्यों जाना चाहते हैं, इसका रीज़न है। देखिए, बाइक राइडिंग एक एडवेंचर है, तो लद्दाख एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पर इतना एडवेंचर है, ऑफ रोडिंग ही है, मतलब ऑफ रोडिंग से भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग। मतलब लद्दाख हुआ है, इट मीन्स ही इज़ अ राइडर। मेरा मानना है कि आप इतना दूर डेस्टिनेशन पे जाओ ना, जब तक भोलेनाथ के दर्शन ना हो, मेरा अपना पर्सनल मानना है, तब तक मज़ा नहीं है। अभी तक की सबसे एडवेंचरस ट्रिप आपकी कौन सी रही है? अभी लास्ट दीपावली से आदि कैलाश और ओम पर्वत की मैंने की है। हम लोग काफ़ी लोग थे। जो लोग लद्दाख जाते हैं वो एक बार आदि कैलाश जाएं। आदि कैलाश ओम पर्वत अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ओम पर्वत के लिए रोड नाम की चीज़ है ही नहीं। कि मेरी हिमालयन जो है फंस गई थी, मतलब डस्टिंग जो होती है ना, कि हाफ पहिए मिट्टी के अंदर थे, तो दो तीन लोगों ने उसे टो किया है, उसके बाद वो बाइक जो है निकली है। जो ऐसी आपके साथ स्ट्रेटजी हुई है जो आप फंस गए हैं और कोई हेल्प की आसपास उम्मीद ही ना दिखती है? एक बार आज से लगभग 3 साल पहले केदारनाथ का मैंने ट्रिप किया था। उसमें 8 बाइकें गई थी, 12 लोग थे। केदारनाथ की ट्रिप थी और उस दिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। वो क्लासिक थी उसके पास, तो वो 70 की 80 की स्पीड से था, बस यही उसका फॉल्ट था। तो डिवाइडर एक जगह ख़त्म होता था, वहाँ से एक ऑटो अपोजिट साइड से आया और वो आगे आ गया इसमें, और ये सीधा जाके उसमें हिट हुआ और ये गिरा। उसकी चेस्ट की 4 हड्डियाँ टूट चुकी थी, ये कलाई चली गई थी और ये बोन। अगर हम लोग आदि कैलाश के लिए राइडिंग करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर जो है ना वो रोड नहीं है, बिल्कुल। माउंटेन में रिस्क 2-3 तरीके की होती है। पहला, अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो ब्लैक आइस पड़ जाती है। और हुआ ये कि रुद्रपुर के आगे से मैं जब निकला हूँ तो एक बंदे ने मेरी बाइक हिट की। जब बाइक हिट की तो मैं थोड़ा आगे हुआ, जो लेग गार्ड था मेरा, ये नी जो है लेग गार्ड मिला। पहाड़ों पर तो एक्सीडेंट के चांसेस है ही नहीं। पहाड़ों पे बिल्कुल जीरो। बिल्कुल। रीज़न उसका? सबसे पहला रीज़न, बाई चांस अगर हमारे ग्रुप में किसी के पास स्पोर्ट बाइक या सुपर बाइक है, 1-2 बंदे हैं, तो उसकी वजह से हम सभी लोगों को पुलिस वाले रोकते हैं और वो सीधे बोलते हैं कि आप लोग रेसिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं कहते हैं। मतलब मैं सामने से आ रहा हूँ 40 की स्पीड में और वो ब्रेक डाउन कर देते हैं कि रोकिए, साइड में लगाइए। वो कहते हैं कि आप लोग रेसिंग कर रहे हैं। इतने गंदे एक्सीडेंट हुए हैं कि मुझे लगता है कि मतलब मैं उन एक्सीडेंट से मैं सीखता हूँ। मैं इतना स्लो चलता हूँ, वो स्लिप हो के आप नीचे जाओगे, वहाँ कोई देखता नहीं है भाई। मैंने बहुत एक्सीडेंट देखे हैं, मैंने लाइव एक्सीडेंट देखे हैं। मेरे सामने एक ब्रीजा गिरी थी, तो केदारनाथ के लिए रोड पे ऊपर चढ़ा, तो मैं इस तरीके से खड़ा हुआ, हम लोग 4-5 बंदे खड़े हो वेट कर रहे थे और भी राइडर। लैंडस्लाइड हो गया तो वो फंस गए थे, तो मेरे सामने वो ब्रीजा गिरी है, मतलब उसकी लाइट ऐसे दिखी, तो हम लोगों ने कहा देखेंगे चल के क्या है। तो हम लोग गाड़ी टर्न करके देखने गए थे, तो वहाँ लोगों ने बताया कि एक गाड़ी थी ब्रीजा, नीचे चली गई। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। आज का हमारा ये पॉडकास्ट जो होने जा रहा है वो होने वाला है बाइक राइडिंग से रिलेटेड, और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं भगवान दास जी। तो मिलते हैं भगवान दास जी से और जानते हैं बाइक राइडिंग के उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस की हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। नमस्कार सर। नमस्कार अनुराग जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। कैसे सर आपने स्टार्ट किया था ये बाइक राइडिंग का? यार एक्चुअली क्या था कि लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन से पहले इसका कोई मुझे पता ही नहीं था ABCD। तो लॉकडाउन के टाइम पे एक निखिल मुंबईकर करके एक बंदा है, मुंबई से बिलोंग करता है, यू नो दैट। तो उसका मैंने एक वीडियो देखा, क्योंकि उस टाइम पे लोग मोस्टली फ्री थे, तो वीडियो चल रहे थे, यूट्यूब देख रहा था, तो मैंने देखा तो वो धीरे धीरे एक होता है ना कि नशा एडिक्शन होता है, वो चलता चला गया करते करते। तो मैंने कहा यार सबसे पहले इसके लिए बाइक चाहिए, बाइक बहुत ज़रूरी है। तो और उसके लिए भी रॉयल इनफील्ड, मुझे लगा हैवी इंजन की बाइक चाहिए, तो रॉयल इनफील्ड ही मुझे ठीक लगी। तो मैंने सबसे पहले सेकेंड हैंड बाइक ली थी, थंडरबर्ड। फतेहगढ़ से मैंने बाइक परचेज़ की, और बाइक से मैंने पहली राइड जो की थी वो मैंने की थी पूर्णागिरी की। 4-5 फ्रेंड थे, छोटा भाई था उसके साथ, नॉर्मली की कोई एसेसरीज नहीं थी। जब वीडियोस कंटिन्यू मैंने देखे तो मुझे लगा कि यार इसके लिए सिर्फ बाइक ही ज़रूरी नहीं है। मतलब आप राइड कर रहे हैं तो राइड का मतलब ये नहीं है कि आप चले गए बस, क्योंकि मोस्टली अपने यहाँ क्या होता है कि लोग देखते हैं कि बस हेलमेट केवल चालान न कटे, इसलिए यूज़ करते हैं। बट मेरा कहना है, मैं लोगों को इंस्पायर भी करता हूँ, हमारे स्ट्रीट में बच्चे हैं वो बाइक लेके जाते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके, एसेसरीज़ की काफ़ी महंगी है, तो मैंने धीरे धीरे करके एसेसरीज़ खरीदी। सबसे पहले मैंने हेलमेट लिया था, MT का हेलमेट लिया। धीरे धीरे कंटिन्यूसली वो मेरी राइड बढ़ती चली गई, लोग जुड़ते चले गए। तो ये लगभग यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी। काफ़ी सारे लोगों का एक ड्रीम होता है कि अगर बाइक राइडिंग करनी है तो लेह लद्दाख ही जाना है, कुछ ऐसा? हाँ, ये तो है। लद्दाख का मैं बताऊं आपको, मैंने अभी तक जितनी भी राइड की हैं, और बहुत से राइडर मिलते हैं, राइडर के अलावा बहुत सी मतलब यंग एज के बच्चे मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं सर आप लद्दाख गए कि नहीं गए। और ये फैक्ट है
लद्दाख एक्चुअली क्यों जाना चाहते हैं, इसका रीजन है। देखिए, बाइक राइडिंग एक एडवेंचर है। आप कभी भी बाइक से जाओ तो घर वाले ये कहते हैं कि यार आराम से जाना, मतलब सिटी में ही जाओ, सिटी में safe क्योंकि रहना। रिस्क है। क्योंकि दो पहिए पे आप चल रहे हो, इट मीन्स कि वो रिस्क है। तो जब इतना दूर जाओगे तो ऑब्वियसली घर वाले, फैमिली वाले टेंशन लेंगे। तो लद्दाख एक ऐसी जगह है भाई जहां पर इतना एडवेंचर है, ऑफ रोडिंग ही है, मतलब ऑफ रोडिंग से भी ज्यादा ऑफ रोडिंग है। मतलब वहां पर प्रॉपर रोड है ही नहीं, जिसे रोड कहते हैं, और डिस्टेंस भी बहुत है। इट विल टेक अराउंड 25 to 30 days फॉर द वन ट्रिप ओनली फॉर लद्दाख। मतलब 25 to 30 days चाहिए ही चाहिए आपको। प्लस ऑक्सीजन लेवल कम है, आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। मतलब बाइक राइडिंग एक कह सकते हो पीक ऑफ द राइड है। मतलब लद्दाख हुआ है, इट मीन्स कि ही इज अ राइडर, ऑल ऑफ देम। तो आप अभी लद्दाख होकर आए नहीं, हैं? अभी मैं लद्दाख नहीं गया हूँ, बट प्लान बना है मई जून में नेक्स्ट ईयर, पक्का है। अच्छा, लद्दाख जैसे ऑफ रोडिंग के लिए सुपर बाइक ज्यादा मैटर करती है नहीं। स्पोर्ट्स बाइक? सुपर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक मुझे नहीं लगता है। मतलब ये नहीं कहूंगा, देखिए अब तो ये हो गया है कि मैंने देखा लद्दाख स्प्लेंडर से भी लोग गए हैं, सुपर स्प्लेंडर से, वो एक अलग। लेकिन परेशानी, जैसे कि एडवेंचर मैंने कहा, अब एडवेंचर में क्या होता है कि मैं कुछ भी झेल लूंगा। हाँ। मैं स्पोर्ट बाइक लेके जा रहा हूँ, आई कैन टॉलरेट एनीथिंग। बट प्रॉपर जो है लद्दाख की राइड बुलेट से ही स्टार्ट हुई थी। आप देखेंगे पुराने वीडियोस जितने भी, क्योंकि राइडर जितने भी हैं, मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड के अलावा कोई गाड़ी चूज नहीं करते हैं। जो विंटेज, जो मतलब मैंने देखा है 50 to 55 एज के भी जो फॉरनर आते हैं जो राइड करने, कंट्रीज राइड करते हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग रॉयल एनफील्ड। तो सुपर बाइक मुझे नहीं लगता है। मेरा सजेशन है, बाकी जिसके पास है वो जा सकता है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी गए हैं बहुत से लोग छोटी बाइक से भी, इट्स ओके, बट रॉयल एनफील्ड इज बेस्ट। कुछ लोग इसको ट्रोल करते हैं कि रॉयल एनफील्ड अगर आप राइड कर रहे हैं तो वो वाइब्रेट करती है। देखिए, वाइब्रेशन वाला जो इशू है ना, वो काफ़ी टाइम पहले था। अभी रॉयल एनफील्ड ने जे सीरीज इंजन जो लॉन्च किए हैं, जैसे कि मेरे पास थंडरबर्ड थी तो उसमें वाइब्रेशन था, बट यार फिर एडवेंचर किस बात का है। वाइब्रेशन से ठीक है, प्रॉब्लम होती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। चले जाओगे तो थोड़ा सा हाथ में वाइब्रेशन रहता है, 10-5 मिनट जब आप कहीं ब्रेक लेते हैं तो वो ईजी हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है। बट अभी जो नई बाइकें आई हैं उसमें नहीं है। जैसे मेरे पास अभी मैंने ली है, अभी हिमालयन ली है और एक मेटियोर है, दोनों में कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई साउंड नहीं है। तो अभी तो ठीक है, मतलब पुराने लोग कहते होंगे, बट अभी ठीक है। मेटियोर के कंपैरिजन में हिमालयन ज़्यादा कंफर्टेबल है? नहीं, मेटियोर मस्ट कंफर्ट। रीज़न है वो क्रूज़र बाइक है। मेटियोर क्रूज़र बाइक है, मेटियोर में कंफर्ट ज़्यादा है, बट लॉन्ग रूट पे अगर आपको जाना है तो बाइक आपका साथ ज़्यादा देगी, वो है हिमालयन। क्योंकि मेरी दोनों बाइकें इस बार आदि कैलाश गई थी तो हिमालय ने ज़्यादा साथ दिया था। तो अभी तक की सबसे एडवेंचरस ट्रिप आपकी कौन सी रही है? अभी लास्ट दीपावली पे आदि कैलाश और ओम पर्वत की मैंने की है। हम लोग काफ़ी लोग थे, छोटा वाला भाई था, मुकुल एक मेरा फ्रेंड है, उसका यही रॉयल एनफील्ड का काम है। तो वहाँ पे जैसे कि लोग मैं लद्दाख नहीं गया हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग लद्दाख जाते हैं वो एक बार आदि कैलाश जाएं। आदि कैलाश ओम पर्वत अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इस साइड में आदि कैलाश ओम पर्वत है, इसकी अपोजिट साइड में आदि कैलाश है। तो ओम पर्वत के लिए रोड नाम की चीज़ है ही नहीं। मतलब इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी हिमालयन जो है फंस गई थी। मतलब डस्टिंग जो होती है ना, कि हाफ पहिए मिट्टी के अंदर थे, तो 2-3 दिन लोगों ने उसे टो किया है, उसके बाद वो बाइक जो है निकली है। बहुत टफ है, बहुत। और ऑक्सीजन लेवल आप समझ सकते हो, इतनी ऊंचाई पे जाओगे, 17,000 फीट की ऊंचाई है, तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अब ऑक्सीजन अपने लिए कम होगा तो ऑब्वियसली गाड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो भी पिकअप नहीं बनाएगी, तो वो भी पिकअप तोड़ रही थी। आप फ्यूल मेंटेनेंस का क्या शेड्यूल रहता है? फ्यूल मेंटेनेंस का देखिए, जहाँ से हम लोग एडवेंचर राइड, जो जैसे कि एक होता है ना कि एक पीक स्टार्ट होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक ऑफ रोडिंग है, यहाँ से यहाँ तक पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो हमें ऑब्वियसली तो वहाँ पे लोकल के लोगों से पहले पूछते हैं क्या मैं अपना टैंक फुल करा लूँ तो ये वापस आ सकता हूँ, या मैं एक्स्ट्रा लेके जाऊँ। अगर वो कहते हैं नहीं सर आप एक्स्ट्रा लेके जाओ, क्योंकि एवरेज नॉर्मल सभी को बता देते हैं कि सर इतना एवरेज दे रही है मेरी, तो उस कंडीशन में हमारे पास लद्दाख कैरियर लगे होते हैं गाड़ियों में बैक साइड, उनमें हम लोग केन्स रखते हैं फ्यूल। हाँ, अगर इन केस केन्स नहीं, मतलब वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लद्दाख कैरियर वगैरह, आप 2 लीटर या 1 लीटर की बॉटल्स ले सकते हैं, उस पर अपना बैग में रख सकते हैं। बट अगर आप रखोगे ना तो ज़्यादा सही है, क्योंकि पता नहीं यार किस कंडीशन में हो। हाँ, बैकअप के लिए ज़रूरी है, कोई प्रॉब्लम हो। बैकअप के लिए हम लोग बहुत सी चीज़ें रखते हैं, पंचर किट है, प्रेशर के लिए पंप रखते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें। अभी आपने बताया था अगर हम लोग आदि कैलाश के लिए राइडिंग करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर जो है ना वो रोड नहीं है बिल्कुल। तो क्या माउंटेन्स की कुछ ऐसी रोड्स होती है जो काफ़ी स्लिपरी होती हैं आइस की वजह से, कुछ होती हैं जिस पे डर रहता है कि माउंटेन का कोई रॉक टूट के ना गिर पड़े? ऑब्वियसली। तो उसका क्या है, मतलब वो किस टाइप की रोड है? देखिए, माउंटेन में रिस्क 2-3 तरीके की होती है। पहला, अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो ब्लैक आइस पड़ जाती है। ब्लैक आइस। ब्लैक आइस का ऐसा होता है, जब जैसे ये टाइम जो है, दिस इज द पीक टाइम
फॉर स्नो। तो पीक टाइम है, तो अभी क्या है, ब्लैक आइस जैसे आपने देखा होगा, जब हम फ्रीज में एक तो स्नो टाइप की जम जाती है, ठीक है, पूरे जो फ्रीजर में, rock दैट इज freeze कॉल्ड होती स्नो, वो नॉर्मल है। बट एक जो आपने जिस बाउल में आपने वो रखी है बर्फ जमने के लिए, वो बिल्कुल स्लिपरी होती है, हम्म दैट इज कॉल्ड ब्लैक आइस। वो आ जाती है रोड पर। अब उसकी सेफ्टी के लिए स्नो चेन आती है, हम्म बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आप 4 व्हीलर में लगती हैं, तो 2 व्हीलर्स की भी आती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि स्नो चेन ले जाओ, अगर एडवेंचर कर रहे हो तो कर कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता ब्लैक आइस में आपको गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। मैंने अभी तक ऐसा कोई एडवेंचर किया नहीं है, कोशिश करूंगा ना करूं, क्योंकि उससे लोगों तक अच्छा मैसेज भी नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, अगर गए हो तो आप कर सकते हैं, बट सेफ्टी के साथ। जो एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं राइडिंग में, वो मेनली हाईवेज पर होते हैं या जो ऑफ रोडिंग की रोड्स होती हैं वहाँ पर होते हैं? पहाड़ों पर तो एक्सीडेंट के चांसेस है ही नहीं। पहाड़ों पे बिल्कुल ज़ीरो? बिल्कुल जीरो रीज़न उसका? है। सबसे पहला रीज़न, देखिए हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं उत्तराखंड से, और जब हम एक्चुअली पहाड़ पे एक सिमिलर रोड नहीं है कि आप सीधे जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से बाइक चला रहा हूँ तो मुझे सामने एक अराउंड 200 या 100 मीटर के अलावा एक्स्ट्रा दिखेगा नहीं, क्योंकि टर्न आ जाएगा। तो हम लोग बहुत ही कायदे से गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी की स्पीड कम होगी तो नो डाउट एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। नहीं होंगे। बट हाईवे पे आदमी इमोशनल हो जाए, किस कंडीशन में है, वो हो सकता है 120 भी कर ले, क्योंकि पहाड़ों पे आप 40 से अबव चला ही नहीं सकते किसी भी रोड पे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 50 से अबव चलाई ही नहीं है। 50 भी तब आई होगी जब मुझे लगा होगी एडवेंचर करना है शुरू में। ठीक। आज की कंडीशन ये है कि मैं 40-45 चलाता हूँ। जो मेरे साथ लोग जाते हैं, मैं उन्हें भी सजेस्ट करता हूँ कि भाई इससे ज्यादा मत चलो, क्योंकि अपने को क्या है, एंजॉय करना है, कहीं की जल्दी नहीं है यार। आराम से जाएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, पता चला किसी के साथ कोई बात हो जाए। राइडिंग के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लोगों को डर होता है वो एक्सीडेंट का ही होता है। तो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? सिटी में। जैसे? जैसे कि आपने यहाँ से या दिल्ली से या कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो राइड, आप अपनी सिटी से ऑब्वियसली स्टार्ट करें, तो हिल स्टेशन तक जाते जाते आपको एक प्रॉपर हाईवे क्रॉस करना होता है। ठीक। वो जब हाईवे क्रॉस करेंगे, तो हाईवे पे क्या होता है कि एक तो आपके पास लगेज है, ओवरलोडेड लगेज है। अगर आपने पिलियन राइडर, मतलब अपने बैक में किसी को बैठाल रखा है, तो उसका लोड, ठीक। प्लस आपके साथ लगेज है, ठीक। प्लस एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ आपको, जैसे हम आप बाइक सिटी में चलाते हैं तो वी आर नॉट वेयरिंग हेलमेट इवन, और राइडिंग जैकेट भी नहीं पहनते, ग्लव्स भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब पैक होती है ना, एल्बो गार्ड, नी गार्ड, जैकेट और ये सब, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बाइक के साथ थोड़ा सा। प्रॉपर मूवमेंट नहीं प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है। उस प्रॉपर मूवमेंट आप सर भी नहीं घुमा पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आपको बाइक चलाने में दिक्कत होती है। उस कंडीशन में हाईवे हमें थोड़ा सा कंट्रोल में गाड़ी चलानी पड़ती है, तो हाईवे में थोड़ा सा रिस्की है। बट हिल्स पे मुझे नहीं लगता है, अगर आप सही चला रहे हैं। बाइकर्स आके एक ही लोकेशंस पे इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ से डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं, तो वो चीज़ सेफ होती है अनसेफ होती है? वो अनसेफ है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कभी मौका मिला तो मैं उन पर कमेंट्स नहीं करता हूं, क्योंकि वो उनकी अपनी लाइफ है, उन्हें भी इतना पता होता है। जो लोग 20 लाख की बाइक यूज़ कर रहे हैं, दे नो दैट कि कैसे बाइक चलानी है। एक्चुअली उनके लिए मैं एक वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, अपने फरका तो बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन वो बहुत गलत है। ठीक। देखिए उससे मैसेज गलत जा रहा है। ठीक है, आपकी पहली राइड आपने चलाई, जैसे भी चलाई, आपके पास बाइक है, वो बहुत एग्रेसिव बाइक है, आप उसे चला रहे हो, ठीक है, बट उससे मैसेज गलत जा रहा है। आज का यूथ जो है ना, एक तो ये सारी चीज़ें देखता है, ठीक है, मैं भी यही चीज़ें देख के मैंने राइड स्टार्ट की, बट मैं एक मैच्योरिटी लेवल पे मैंने काम किया कि लोगों के पास गलत मैसेज ना जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो बाइक, आपने देखा होगा रील्स का, जैसे आपने कहा कि वो बहुत गलत तरीके से बाइक चलाते हैं। टर्निंग करेंगे, पुलिस वाले भी उन्हें रोकते हैं, और उनकी वजह से हम लोगों को भी दिक्कत होती है। पुलिस वाले हम लोगों को भी रोकते हैं, बट ये है कि हम लोगों के पास बाइकें ऐसी होती हैं तो इतना नहीं करते हैं। बाई चांस अगर हमारे ग्रुप में किसी के पास स्पोर्ट बाइक या सुपर बाइक है, एक दो बंदे हैं, तो उसकी वजह से हम सभी लोगों को पुलिस वाले रोकते हैं, और वो सीधे बोलते हैं कि आप लोग रेसिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कहते हैं। मतलब मैं सामने से आ रहा हूँ 40 की स्पीड में, और वो ब्रेक डाउन कर देते हैं कि रोकिए, साइड में लगाइए। वो कहते हैं कि आप लोग रेसिंग कर रहे हैं, बाइक देख के ऑब्वियसली बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने माहौल खराब कर रखा है। राइडर्स ने, उन्हें राइडर्स नहीं बोलूंगा, राइडर्स का नाम खराब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो मुझे लगता है टपोरी टाइप के लोग हैं जो इस तरीके काम करते हैं, मेरा मानना है। व्हीली भी करते हैं वो, व्हीली बहुत ज़्यादा करते हैं भाई लोगों को, मतलब इवन उनका तो लॉस होता ही है। मैंने देखी है बहुत सी रीलें, इतने गंदे एक्सीडेंट हुए हैं कि मुझे लगता है कि, मतलब मैं उन एक्सीडेंट से मैं सीखता हूँ। मैं इतना स्लो चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जब जा रहा हूँ घर से, तो मेरी फैमिली वाले, अगर मैं 10 दिन के लिए निकला हूँ, तो वो 10 दिन तक रात दिन, उन्हें एक तो वो फ़ोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बाइक चला रहा है, फ़ोन नहीं करना है। तो वो पूरे दिन इंतजार करते हैं। इवन मेरी मम्मी खुद कहती है कि जब तक तू घर पे नहीं आ जाता है तब तक चैन नहीं मिलता। ये फैक्ट है। कुछ लोकेशंस ऐसी भी होती होंगी जहाँ नेटवर्क अवेलेबल नहीं होते हैं। अभी मैं आदि कैलाश गया हूँ, ओम पर्वत गया हूँ, तो
मॉर्निंग में 4 बजे स्टार्ट की थी, तो 4 बजे उठ के कॉल तो नहीं कर सकता था, मैंने कहा सब सो रहे होंगे, तो 5-6 बजे के अप्रॉक्स मैंने एक मैसेज डाला, तो देखा मैसेज सीन हो गया, तो मैंने कॉल कर दिया कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, मैं शाम को आके ही कॉल करूँगा, अगर नेटवर्क आया तो मैं करूँगा। नेटवर्क नहीं होते हैं, बहुत सी जगह नहीं होते हैं। बाइक राइडिंग में लक मैटर करता है या स्किल्स मैटर करती हैं? स्किल्स। लक तो कहीं भी मैटर नहीं करता, इसलिए नहीं करता, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि सपोज़ मैं यहाँ से जाता हूँ, और मैंने जैसे कि मैंने आदि कैलाश की यात्रा की है, आदि कैलाश की यात्रा में मेरी स्किल्स मेरे काम आई हैं। क्या? स्किल्स, पहली स्किल्स, बाइक को किस पोजीशन में, किस कंडीशन में, किस रोड पर कैसे चलाना है। जैसे होता क्या है कि जब हम हाईवे पे चल रहे होते हैं ना, तो किस पोजीशन में हमें चलना है, क्या स्पीड लेके चलनी है, कि हमारा बैक साइड में जो बंदा है उसे भी हमें देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो आपकी स्किल्स फॉलो कर रहा हो, ठीक। है ना, तो मुझे उसे भी देखना है। जगह जगह पे ब्रेक लेके हमें, अब जैसे सपोज कि मेरे साथ बहुत से राइडर जाते हैं, नाइट में हम लोग राइड करते हैं, तो अब नींद आती है, नहीं बोलते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ। मैं ब्रेक इसलिए नहीं लेता हूँ कि मुझे चाय पीनी है, मैं ब्रेक सिर्फ इसलिए लेता हूँ, मैं उन्हें जज करता हूँ कि ये किस कंडीशन में है। ऐसा तो नहीं है नींद आ रही हो ये बोल ना रहो। तो स्किल्स ज़रूरी है, लक मुझे नहीं लगता मैटर, लक का कोई काम ही नहीं है राइडिंग, कोई काम नहीं, देयर इज़ नो लक। कुछ ऐसी आपके साथ स्ट्रेटजी हुई है जो आप फंस गए हो और कोई हेल्प की आसपास उम्मीद ही ना दिख रही हो? एक बार आज से लगभग 3 साल पहले केदारनाथ का मैंने ट्रिप किया था, उसमें 8 बाइकें गई थी, 12 लोग थे, और काफ़ी फ्रेंड्स आए थे मेरे एक सीनियर भी थे, मेरे मामा का बेटा था, मेरा सगा भाई भी था, तो सब अपनी बाइक्स लेके आए थे और यहीं पे सारे रुके थे। केदारनाथ की ट्रिप थी और उस दिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, और मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा बोलूँगा कि मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बोले टेंशन मत ले, बारिश हो रही है, टेंशन मत ले, सुबह तक सही हो जाएगा। अगर रात में निकलना था मुझे, तो मैं यहाँ से निकला रात में, और लगेज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इतना आइडिया नहीं था, वो सारे फ्रेंड्स भी लगेज ज़्यादा लाए, तो मैंने कहा ले चलो। तो लगेज ओवर होने से क्या होता है, बाइक बल्कि दिखती है, होती नहीं है, और बल्कि दिखने में ना कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा डगमगा जाता है। तो हम लोग यहाँ से निकले बरेली। बरेली से अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर पहले मेरे मामा का बेटा जो है, वो क्लासिक थी उसके पास, तो वो 70 की 80 की स्पीड से था, बस यही उसका फॉल्ट था। जबकि मैंने उसे मना किया, और भी राइडर थे, उन्होंने मना किया कि 50-55 चलो, नाइट का टाइम है, आराम आराम से चलो, बट नहीं माना वो। तो डिवाइडर एक जगह ख़त्म होता था, वहाँ से एक ऑटो अपोजिट साइड से आया और वो आगे आ गया इसके, और ये सीधा जाके उसमें हिट हुआ और ये गिर गया। उसके बाद इसकी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी, और मैं जब तक 2-4 मिनट में मैं भी वहाँ पहुँचा, तो लोग रोका राइडर्स ने कि भैया एक्सीडेंट हो गया। एक तो एक्सीडेंट वर्ड ऐसा है ना कि बैंड बज जाती है। तो जैसे ही मैंने सुना, तो पहले तो मेरे दिमाग में आया कि भाई किसका हुआ और हुआ क्या है, मतलब बंदा है भी कि नहीं, क्योंकि बाइक सामने जो पड़ी थी वो बहुत बुरी कंडीशन में। जब मैंने देखा तो बैठा हुआ था मेरे मामा का बेटा, एक तखत पड़ा हुआ था वहाँ पर, वहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है बंदा। तो अब उस समय तो अच्छा, मेरे साथ 2 MR थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया था क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा भैया इसकी ये बोन तो चली गई है। तो उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो बांध दिया उसके। अब जाएं कहाँ, रात के बज रहे थे 3। एक बंदे को मुझे बरेली से पिकअप करना था, वो भी राइडिंग में था, रत्नेश मिश्रा। मैंने उसे फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हो गई और ये प्रॉब्लम हो गई। बोले कोई नहीं, आप मेरे रूम पे हो। सैटेलाइट के पास में उसने होटल में रूम ले रखा था, मैं वहाँ गया और उसे लिटाया, दर्द में लेट गया, क्योंकि मॉर्निंग में ना कोई हॉस्पिटल खुला था ना कुछ। तो फिर सुबह मैं उसे ले गया ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए लेके पहुँचा हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी चेस्ट की 4 हड्डियाँ टूट चुकी थी, ये कलाई चली गई थी, और ये बोन, मतलब ये वो बोन टूटी थी उसकी जो जल्दी जुड़ती नहीं है, ठीक, सारी टूट गई थी। लेकिन वो यही कह रहा था मुझे जाना है। मैंने कहा अब तो तुम किसी मतलब से नहीं जा सकते। अब कंडीशन ये हो गई थी, सारे लोग प्रिपरेशन करके आए हैं, मतलब 6 महीने 7 महीने से हम लोग प्लान कर रहे थे, ड्रीम होता है एक राइड, वो सारा खराब हो चुका था। बहुत बुरी कंडीशन थी, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी राइड मैंने लीड की थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से कहा, मैंने कहा अब कंडीशन इसकी ये है कि बाइक भी सही नहीं है। बाइक भी मैंने कहा चलो सही कराएंगे, लेकिन मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने तुरंत उनसे कहा कि मैंने भगवान ऐसा कर दो, जो ये जाना भी चाहता हो चला जाए, बाइक सही हो जाए। तो बाइक पड़ोस में एक मैकेनिक था, मैंने उसे बाइक दिखाई, बाइक उसने सही कर दी, जो भी उसमें कमी थी, टायर वगैरह सब फट चुका था ऑलमोस्ट। जैसे तैसे बाइक लेके आए थे सैटेलाइट तक, उसे लेके गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने कहा ये नहीं जा पाएगा। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने सर ऐसा हो सकता है कि ये 200-250 किलोमीटर सफ़र कर ले, इसे घर जाना है अपने। मैंने एक्सक्यूज़ लेके कहा तो देखते हैं। तो बोला हाँ 200-250 किलोमीटर ले जा सकते हो आप इसे, बट ये ड्राइव ना करे, ये बैठ जाए बाइक पे। मैंने कहा ठीक है।
मैंने कहा पहला तो डॉक्टर ने सजेशन अच्छा दे दिया, मोटिवेट कर दिया, दूसरा वो खुद मोटिवेट है जाने के लिए केदारनाथ दर्शन के लिए। तो बैंडेड क्रिप बैंडेड वगैरह टाइटली बांध दिए, प्लास्टर कराया, बंदा रेडी। शाम के 4 बजे हम लोग राइड के लिए फिर तैयार। मतलब उस बंदे, वो बंदा जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बोला, रोने लगा था वो, बोला कि भैया जब मेरा मन है जाने का, मैं फिट हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है। तो सबने कहा ठीक है यार, ये भी एक एडवेंचर है, चलो लेके चलो। अब जो हो गया वो हो गया, लेके गए। और सबसे पहले केदारनाथ मंदिर पहुंचने वाला वही बंदा था, कमल अवस्थी। पूरे ग्रुप में घोड़े से गया वो, घोड़े से आया, नो डाउट वो पैदल नहीं जा सकता था, बहुत ठीक। हैट्रिक यात्रा है, बट वो गया ऊपर। और लौटते टाइम उसकी हालत खराब हुई है, क्योंकि जो फ्रैक्चर बोन ये हुए थे, ये हम लोगों को बाद में पता लगे जब वापस आ गए हैं यहाँ आवास विकास में, उसका दोबारा ट्रीटमेंट कराया, ये चेकअप नहीं कराया था हम लोग। जब पहला डायग्नोसिस हुआ था उसमें सिर्फ रिस्ट बोन सिर्फ रेस्ट वाली आई थी और ये कॉलर बोन आई थी, और ये नहीं आ पाई थी, डॉक्टर ने शायद नहीं किया है, जो भी हो। उसे पेन हल्का हो रहा था यहाँ पर चेस्ट में, बट वो उसका जो है वो हट बोन हट चुकी थी अपनी, रिप्लेस हो गई थी। तो फिर मेडिकल सर्विसेज होती हैं ऊपर, ठीक। तो उसने मुझसे कहा कि भैया अब मैं जा नहीं पाऊंगा नीचे, या तो मुझे छोड़ दो। तो मैंने वहाँ मेडिकल पे बताया, वहाँ बताया मैंने कैंप में, मैंने कहा सर ऐसे 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 एक्सीडेंट हुआ है। बोले आप लाते ना, मैंने कहा ले आया हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाए थे पेन किलर, तो उससे वो नीचे आ गया था। तो ये बहुत भयानक एक्सीडेंट और बहुत ज़्यादा सॉलिड ट्रेजेडी हुई थी, बट वो याद रहती है। आज भी हम लोग सब मिलके बात करते हैं भाई, वो बहुत याद करते हैं कि यार, और मतलब मेरे साथ के लड़के पूछते हैं भैया वो आपके मामा का बेटा कैसा है। मैंने कहा बढ़िया है, एक बार और हो आया है। तो राइडिंग अगर कोई करता है तो उसमें सबसे ज्यादा फियर एक्सीडेंट का होता है। भाई एक्सीडेंट ही तो है, क्योंकि 2 पहिए पे आपकी लाइफ चल रही है। सब बिलीव की बात है और डेस्टिनी की बात होती है कि हम, मेरा मानना, जैसे मेरा पर्सनल मानना है कि मैं कहीं राइड, अब जैसे लद्दाख का आपने कहा, प्लान कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप के कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इतना दूर डेस्टिनेशन पे जाओ ना, जब तक भोलेनाथ के दर्शन ना हो, मेरा अपना पर्सनल मानना है, तब तक मज़ा नहीं आएगा। मतलब लद्दाख जाके आप बस घूम आओगे, ऑफ रोडिंग तो मैंने आदि कैलाश की भी कर ली, 10 बार हो आऊँगा आदि कैलाश। तो यही है। जो स्पीड लिमिट होती है ये हर रोड पे हम लोग फॉलो कर सकते हैं या फिर रोड वाइज स्पीड लिमिट अलग? स्पीड का तो ये है कि पहाड़ों पे तो आप तेज चला नहीं सकते हैं, लेकिन पहाड़ों पे कभी कभी सिचुएशन, जैसे कि आप केदारनाथ या बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको ऋषिकेश के बाद आपको बहुत बड़े हाईवे मिलेगा, वहाँ पे आप कहीं कहीं पे 1-2 मिनट के लिए 70 भी आ सकते हैं। मैं आया हूँ, बट मैं ये कहूँगा कि 70 मत जाओ, क्योंकि टर्निंग छोटे हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि अब सपोज की लैंडस्लाइड हो रहा है, थोड़ा सा पत्थर वगैरह कुछ पड़ा है, ऐसी चीज जिसपे आपका आप टर्निंग ले रहे हो, आप लीन कर रहे हो हल्की सी बाइक, और हल्का सा स्लिप हुआ, तो वहां बचोगे नहीं। वो स्लिप हो गया, आप नीचे जाओगे, वहां कोई देखता नहीं है भाई। मैंने बहुत एक्सीडेंट देखे हैं, मैंने लाइव एक्सीडेंट देखे हैं। मेरे सामने सामने एक ब्रीजा गिरी थी, ये बात है केदारनाथ जब गया था तभी की बात है, रुद्रप्रयाग में। वो रोड नीचे रुद्रप्रयाग सिटी के लिए जा रही थी और मैं जा रहा था ऊपर केदारनाथ के लिए। तो केदारनाथ के लिए रोड पे ऊपर चढ़ा, तो मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, हम लोग 4-5 बंदे खड़े हो वेट कर रहे थे, और भी राइडर, लैंडस्लाइड हो गया था, वो फंस गए थे। तो मेरे सामने वो ब्रीजा गिरी है, मतलब उसकी लाइट ऐसे 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 दिखी, तो हम लोगों ने कहा देखेंगे चल के क्या है। तो हम लोग गाड़ी टर्न करके देखने गए थे, तो वहाँ लोगों ने बताया कि एक गाड़ी थी ब्रीजा, नीचे चली गई थी। अब पता नहीं क्या बचा क्या नहीं बचा, क्योंकि हम लोग भी बहुत डर गए थे। उसके बाद उस दिन रात में हम लोगों ने राइड नहीं की थी, बारिश बहुत हो रही थी। वहीं पे रात में होटल लिया। मतलब सही बताऊं आपको, मेरी केदारनाथ की ट्रिप इतनी हैट्रिक रही है भाई, कि एक तो पानी में गए हैं टोटल, बारिश, एक एक्सीडेंट हो गया तो वो भीग रहा था, कहीं पे प्रॉपर खाना मिलता था, फूडिंग का भी कोई अच्छा वो नहीं होता है। मतलब हिल स्टेशन पे आप जाओ तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको दाल फ्राई मिल जाए, पनीर मिल जाए, तो वो तो नहीं मिलेगी। मैगी और चाय, मैगी चाय और वहाँ का पहाड़ी खाना। अगर आप सुकून से जा रहे हो, मतलब टाइम लेके, और आप प्रॉपर, मतलब माइंड में कोई टेंशन नहीं है, तो आपको वो खाना बहुत टेस्टी लगेगा। होम स्टे वगैरह लेते हैं हम लोग, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो राइडर्स ऐसे स्मॉल स्टेप्स ऐसे कौन कौन से ले सकते हैं जो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो? देखिए, राइडिंग में सबसे पहले तो आप गियर्स यूज़ करो, और गियर्स में जैसे कि हेलमेट है ना, लोग कहते हैं कि हेलमेट है तो चालान भी नहीं कटेगा, बच भी जाऊंगा। अब हेलमेट है और आप गिरे हो, आपकी आर्म टूट गया, पैर, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो आप बेकार हो जाओगे। तो राइडिंग गियर्स का मतलब है प्रॉपर राइडिंग गियर्स। जैसे कि हेलमेट पे चालान नहीं, मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि यार हेलमेट है प्लस नी गार्ड, एल्बो गार्ड महंगे नहीं आते हैं। मतलब मुझे लगता है कि बहुत मिनिमम जो आते हैं वो 600-650 में आ जाएंगे, वो ले सकता है, कोई भी ले सकता है। एफर्ट, बाइक चला रहे हो, अपनी लाइफ बचाने के लिए इतना तो कर सकते हो। हम मोबाइल लेते हैं तो उस पर कवर और लेमिनेशन सब कराते हैं, तो इतना करना चाहिए। तो हेलमेट, एल्बो गार्ड, नी गार्ड, ग्लव्स जरूर लेने चाहिए, पैडिंग वाले, वो भी अप्रोक्स 1000-500 रुपये में आ जाते हैं। अगर ये सब ले सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, तो आप राइड करो, अदरवाइज मैं बोलूँगा कि बिल्कुल राइड मत करो।
बट मेरे पर्सपेक्टिव से लोग जो हेलमेट का यूज़ करते हैं वो खुद की सेफ्टी के लिए कम, चालान से बचने के लिए ज़्यादा एग्जैक्टली, करते बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और भी है, जो चालान के लिए करते हैं ना भाई, हैं। वो क्या करते हैं कि 200-300 रुपए में हेलमेट मिल जाए। इवन मैंने ऐसे ऐसे हेलमेट देखे जिसमें फॉर्मिंग है ही नहीं सिर्फ शीट है। कवर है, ग्लास तो बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अंदर की जो फोम होती है वो नहीं है, वो एक कटोरी की तरह उन्होंने रख लिया है। और मतलब ये तो प्रशासन को भी देखना चाहिए। जैसे कि हमारा सपोज अब तो रेड लाइट्स लग गई हैं, तो वहां पे अगर कोई हेलमेट, अब लोग हेलमेट में आज तक वो उसकी जो स्ट्रिप होती है वो कभी नहीं लगाते नहीं हैं। लगाते। मैंने किसी को नहीं देखा है लगाते हुए। तो प्रशासन में जैसे कि ट्रैफिक पुलिस में हमारे ऑफिसर खड़े होते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर देखो बताने में कुछ नहीं है यार, आप हेलमेट चेक कर रहे हो तो उन्हें बता दो ये स्ट्रिप लगा लो। इतना कहना है, वो ना लगाए ठीक है, अगर आपने 100 लोगों से बोला 50 लोगों ने भी लगा लिया, या उन्होंने कुछ मैसेज अच्छा मिला, उन्हें लगा हाँ यार सही कह रहे हैं, या उन्हें आगे जाके हो सकता है बाई चांस वो गिर गए, हेलमेट निकल गया तो उन्हें लगा नहीं लगाना चाहिए, तो वो मैसेज अच्छा जाएगा। क्वालिटी मैटर करती है राइडिंग गियर। बिल्कुल, ये मेरे लिए तो बहुत करती है, मेरे साथ हुआ है। क्या? जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि राइडिंग गियर्स की इनिशिएट स्टार्टिंग 600-650 में हो जाती, तो वही चीज़ आज से 6 साल पहले 400-450 में मिल जाती थी। तो मुझे भी लगता था कि क्वालिटी क्या करना है, ले लो, अच्छे लगने चाहिए, राइडर लगना चाहिए कि राइडर हूँ मैं, एक लुक आना चाहिए। लुक आना चाहिए कि एल्बो गार्ड लगे हैं, नी गार्ड। उस टाइम पे मेरे पास राइडिंग जैकेट नहीं थी, मैंने एल्बो गार्ड लगा रखे थे, और उसमें स्ट्रिप आके पीछे लगता है, वो चिपक जाता है वेलप्रो से। तो मैं गया था, शायद पूर्णागिरी की बात है, हाँ फर्स्ट राइड पूर्णागिरी की, तो मेरे स्ट्रिप खुल जाते थे, मतलब वो लोकल था ऑब्वियसली, वेलप्रो खराब हो चुकी थी तो मैंने ऐसे ही लगा रहने दिया, ऐसे ही लगा रहने दिया। और हुआ ये कि रुद्रपुर के आगे से मैं जब निकला हूँ तो एक बंदे ने मेरी बाइक हिट की। जब बाइक हिट की तो मैं थोड़ा आगे हुआ, जो लेग गार्ड था मेरा, ये नी जो है लेग गार्ड में लगा। अब सोचो आप, मेरा अगर एल्बो गार्ड प्रॉपर होता तो मेरे चोट थोड़ी लगी थी, बट वो ज़्यादा भी लग सकती थी अगर थोड़ा सा हिट तेज होता, बहुत ज़्यादा नी भी जा सकती थी मेरी, बट बच गया मैं जैसे भी। तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, आप सर्च करोगे। और अब तो सही बताऊं आपको, अब तो कंपटीशन इतना हो गया है राइडिंग में भी कि आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी बहुत कम रेट में मिल जाएंगी। मतलब एक टाइम था, मैं बताऊं, मैं अपने टाइम की बताऊं, राइडिंग जैकेट मैं सोचता ही नहीं था। जैसे आज मैं कैमरे की कह रहा हूँ ना कि मैं लूंगा, तो आज मैं ले सकता हूँ। एक टाइम था, मैंने कहा भाई सोचना ही नहीं है, चाहे ब्लॉग हो ना हो, मेरी औकात नहीं है कि मैं कैमरा ले लूँ या मैं राइडिंग जैकेट ले लूँ। बट राइडिंग जैकेट आप आज के टाइम पे, अच्छी राइडिंग जैकेट 5000 में ले सकते हो। और यार इतना खर्च कर लो, क्या बुराई है, राइडिंग कर रहे हो तो 5000 इज नॉट टू हाई, तो ठीक है कर सकते हैं। बट इसमें भी बहुत ज़्यादा महंगे महंगे आते हैं, 50,000 30,000। बट वो सुपर्स बाइक जो चलाते हैं, जैसे प्रभजोत पाजी हैं, वो भी बहुत बढ़िया बंदा है। प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, कुछ लोग इंस्टाग्राम की रील से इन्फ्लुएंस होके कोई भी नॉर्मल 100 सीसी बाइक से एक डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं और खुद को एक टैग दे देते हैं कि दिस राइडर, और वो सारे व्लॉग्स अपडेट कर देते हैं। लेकिन असल में एक प्रो राइडर होता कौन है? क्या वो प्रो राइडर हैं या जो पहले से ही एक प्रोफेशनल राइडिंग कर रहे हैं वो है? देखिए, प्रो राइडर, एक भाषा में बोलूँ, प्रो राइडर वो है जिसे लोग ज़्यादा फॉलो करें। अब फॉलो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा एक 100 सीसी इंजन वाला, 1000 सीसी इंजन वाला, ठीक है, कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक 100 सीसी वाला बंदा, अब डिपेंड करता है कि उसके अंदर पैशंस कितने हैं, कि 100 सीसी वाला राइडिंग किस ट्रांसपेरेंसी से कर रहा है, कितनी सच्चाई से कर रहा है ना। देखो राइडिंग गियर्स इज द डिफरेंट पार्ट, वो तो भाई सभी के लिए, वो चाहे 100 सीसी गाड़ी चलाओ आप, चाहे 1000 सीसी। क्वालिटी डिपेंड करता है भाई बजट के ऊपर। अब मैं ये कहूंगा कि 5000 की जैकेट मैंने बोल दिया, अब हर कोई नहीं ले सकता 5000 की जैकेट। मैं भी नहीं ले सकता था, आज से 5 साल पहले मैंने भी नहीं ली, मैं भी एल्बो गार्ड निकाल लेता था। तो प्रो राइडर मेरे हिसाब से वो है जो मन से और दिल से राइड करे, वो है। 1000 सीसी वाला भी करता है। अब भाई जिसके पास 1000 सीसी की बाइक है, उसके पास पूरी टीम जाती है, तो वो तो प्रो राइडर ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद एक बैकअप में एक 4 व्हीलर भी जा रही है। और एक 100 सीसी वाला वो ज़्यादा मुझे लगता है प्रो राइडर है। अगर वो अच्छे मैसेज दे रहा है अपने ऑडियंस को, अगर अच्छा मैसेज दे रहा है तो ही इज़ अ प्रो राइडर। अदरवाइज अगर गलत मैसेज दे रहा है तो प्रो राइडर नहीं होगा। जो प्रोफेशनल बाइकर्स की कम्युनिटी होती है वो वर्क कैसे करती है? देखिए, जो प्रोफेशनल बाइकर्स होते हैं ना, एक्चुअली बाइकर्स प्रोफेशनल कैसे बनते हैं, बाइकर्स प्रोफेशनल बनते हैं बेस ऑफ द इनकम। वो जब एक भाई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ना, वो अच्छा एक बाइक लिए 20 लाख की, 10,000 का हेलमेट लिया है, 20,000 की जैकेट लिए, तो ही इज़ इन्वेस्टेड अराउंड 50 लाख 30 लाख वट एवर जो भी अमाउंट किया है।
अब वो क्या करते हैं, जब उनका एक प्रॉपर ग्रुप बन जाता है और 10-5 साल तक वो देखते हैं कि भाई मेरी राइडिंग चली रही है, तो क्यों ना इससे अर्निंग की जाए। जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं। ठीक। वो बाइक की राइडिंग मैनेज करते हैं। जैसे कि मुझे राइड करनी है, सपोज मैंने आज बाइक ली है और मुझे राइड करनी है, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने बाइक ली है, मुझे पता राइडिंग गियर्स वगैरह मुझे कुछ भी नहीं पता, और उनके बारे में पता है, मतलब मैनेज कराएंगे मेरी राइड, तो मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, और कांटेक्ट करने के बाद वो मुझे सारी चीज़ें दिलाएंगे। वो मुझे मेरी राइड भी मैनेज करेंगे, कहाँ पर कैसे जाना है आपको। इवन हो सकता है वो अपनी राइड मैनेज खुद करते हैं, कि वो बताते हैं कि आज फलाने मंथ में, जैसे मई जून में उन्होंने कहा लद्दाख के लिए जा रहा है, तो लद्दाख के लिए अगर आप चलना चाहें तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। तो मैं रेडी हो गया, मैं चला गया उनके साथ। तो उससे उनको इनकम हो रही है, एक तो उनका भी ब्लॉग बन रहा है, एक प्रोफेशनल, वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, वो अपनी गाड़ियां देते हैं, रेंट पे आपको बाइकें दे देंगे, राइड करने के हाँ रेंट पे आपको। देखिए होता क्या है कि अब जैसे मैंने बोला राइडिंग जैकेट 5,000 से स्टार्टिंग है, अब 20,000 की जैकेट तो मैं भी अभी सोचूंगा, अगर मुझे रेंट पे मिल रही हो 1,000 रुपीज़ में मैं ले लूंगा, ठीक है, अगर वो मुझे देंगे, क्योंकि मुझे राइडिंग के टाइम पे तो पहननी है, बाद बाकी दे देनी है, कहीं पार्टी फंक्शन में वो पहन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10-5 जैकेटें ले ली, ग्लव्स ले लिए, वो सारी चीज़ें वो रेंट पे दे देते हैं, बाइक दे देते हैं। तो इस तरीके से चलता है और कर रहे हैं लोग। पर वो अपनी गाइडेंस के अंडर ही करवाते हैं। गाइडेंस, उनके गाइडेंस के बिना आप राइड कर ही नहीं सकते, वो हटा देंगे आपको। वो पहले आपको बताएंगे सारी चीज़ें, रिव्यू होता है पूरा टोटल एवरी मॉर्निंग। अगर आपका 7 डेज़ का टूर है तो 7 डेज़ में एवरी मॉर्निंग आपको बताया जाएगा कि आज का हमारा प्लान क्या है, आपको कहाँ क्या मिलेगा, आपको कैसे चलना है, आपको क्या क्या परेशान, मतलब आपको स्नो मिलेगा, लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ आएगा, कैसे बचना है उससे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। मुझे बहुत प्यार है बाइकों से, इतना प्यार है कि जब मैं किसी राइड पे पहुंचता हूँ ना, मतलब डेस्टिनेशन पे, तो मैं सबसे पहले अपनी बाइक को चूमता हूँ और फिर वहाँ पर धरती के पैर छूता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब मेरे पास ये उंगली देख रहे हो, कट चुकी है, अलग हो चुकी है। हाँ। ये इतनी उंगली अलग हो गई थी। नई बाइक लाया था मैं अभी, मेटियोर, चेन की मैं वो कर रहा था, ल्यूब नहीं लाया था, 10 दिन हुए थे, फुल स्टैंड पे लगा के स्टार्ट करके पहला गेयर डाल के। अब वो बेवकूफ़ी को, मेरे फादर तो यही कहते, तो चेन ल्यूब करते करते उसमें कपड़ा फंस गया, तो मैंने बोला इसे निकाल लूँ, तो मैंने हाथ डाला तो वो मेरी उंगली चली गई। इवन चला तो पूरा हाथ गया था, लेकिन ये हाथ मैंने ऐसे पकड़ के खींचा तो ये इतनी उंगली कट के अलग गिर गई थी। और देखो आप, उंगली कट के कभी आती नहीं है, मेरी फिंगर पूरी आ गई, कभी भी नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया था। देखो उंगली कट गई, मुझे टेंशन किस चीज़ की थी कि मुझे नवंबर में आदि कैलाश जाना, मैं जाऊँगा कैसे। जो कंपाउंडर आया, मैंने कहा यार भाई, उसने पट्टी अट्टी कर दी, और अगले दिन मुझे एसेसरीज लेने जाना था बाइक की। मैंने बैंडेड एंडेड करके, पापा बोले कहाँ जा रहा, मैंने कहीं नहीं, यहीं हूँ। मैं चला गया दिल्ली कार से, एसेसरीज भर के लाया अपनी सारी। बोले यार पागल हो गया ये बंदा, ये मानेगा नहीं। एसेसरीज लाया, अगले दिन बाइक दे के आया मुकुल के यहाँ, बाइक पे एसेसरीज फिट कराई। अब मैं जब भी इसकी ड्रेसिंग कराने जाता था, मैं उससे कहता भाई कितना, और अभी भी मेरे पेन है, अभी भी मैं इस हाथ से अनकॉन्शियस रहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये हल्का पेन रहता है, ये नया मांस है तो इस वजह से। तो मैं यही पूछता रहता था। बोले तो कंपाउंडर कहता था भैया जब आप जाओगे ना, उससे पहले मैं आपकी ये उंगली सी कर दूँगा। तो ठीक हो गई, ग्लव्स पहनने में मुझे दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, बट कहते हैं ना पैशन अगर दिल से कुछ करो ना तो भाई सब हो जाता है, कोई चोट कोई मैटर नहीं करती। राइडिंग को हम लोग एज अ कैरियर चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, राइडिंग आप करियर तब चूज करो जब राइडिंग का पैशन हो आप, जैसे मेरे लिए है ये। देखिए करियर आप उसे चूज कर सकते हो जिसका शौक हो, या फिर आप जो कर रहे हो उसे करियर बना रहे हो आप, तो उसमें आप कर, मतलब पैशन क्या, जैसे कि आप दिल से काम करो। अब मैं बाइक साफ ना भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे शौक है मेरी बाइक अच्छी दिखे। लोग कहते हैं यार बाइक जब भी निकलती है तेरी चमकती है, तो आप उसे करियर के लिए चूज कर सकते हो। आप अपना ब्लॉग बनाओ, और मैं तो कहूँगा आज की जो लड़के हैं, वो मैंने देखा यूथ जनरेशन में इधर उधर घूमते हैं, कुछ करते नहीं है, ठीक है। नेता नगरी अपने फरुखाबाद में बहुत फेमस है, बहुत फेमस। वो ना करो भाई। ज़रूरी नहीं है आप रॉयल इनफील्ड लो, आपके पास जो बाइक है आप उससे अच्छे मैसेज दो। आप इवन आप हेलमेट तो यूज़ करो, आप मत लो 5,000 का हेलमेट, MT का हेलमेट मत लो आप छोटा हेलमेट लो, वो आपकी लाइफ बचाएगा। आप 800 900 500 का हेलमेट ठीक आ जाता है। और बाइक जो है सिटी के अंदर बिल्कुल मत रन अप करो, आराम से चलो, स्लो चलो, आपकी लाइफ बचेगी, आपके द्वारा लोगों के पास अच्छा मैसेज जाएगा। मुझसे तो लोग कहते हैं कि यार ये रॉयल इनफील्ड 350 की गाड़ी तुम भगाते क्यों नहीं हो। मैंने नहीं, और मेरी बाइक लिटरली कभी भी देखना आप, मैं इतने स्लो चलता हूँ, मेरी गाड़ी सिटी में बच्चों को छोड़ने जाता हूँ 20 25 30 40 ऐसे निकल जाएगी आराम, बगल वाले को पता नहीं लगता है रॉयल इनफील्ड निकल गई। जो टीनेजर्स हैं वो इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं स्पोर्ट्स बाइक्स की तरफ कि उन्हें या तो R15 ही चाहिए या MT15 चाहिए, प्लस उससे वो लोग रैश राइडिंग करते हैं। देखिए जैसे मेरे स्ट्रीट में बहुत से बच्चे हैं 15 से 22 की एज के,
मैं बाहर खड़ा होता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें भी पता है कि भैया राइड करते हैं। ठीक। तो मुझे लगता है कि उन्हें जितनी बाइकों के नाम पता है ना, उतने मुझे नहीं पता है। डुकाती हो मतलब एक एक चीज़ पता है कि कितना इंजन है, कितना टॉर्क है, सब पता है। और मुझे लगता है कि जब उन्हें इतनी नॉलेज है ना, और उन्हें बाई चांस मिल जाए, वो कहते हैं कि भैया मुझे ना बुलेट लेनी है, मुझे लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो मुझे लगता है जिस दिन इन्हें मिल जाएगी ना, ये भाई कसम से रोड पे 2-4 को मार देंगे, पक्का है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम बुलेट ले लो, करो क्या, तुम्हें भाई जाना ही नहीं है, तुम स्कूल जाते हो और तुम चाबी ले भी लोगे तो 1-2 दिन। तो उनके साथ तो ये है कि अगर उन्हें बाइक मिल गई ना तो वो गलत है, क्योंकि ये एज एक ऐसी होती है ना, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी बाइक नहीं मिली थी, तो उस टाइम पे वो बाइक ना लें, अपने पैशन को थोड़ा सा दबा लें। हाँ, जब मैच्योर हो जाए या उन्हें लगने लगे कि हाँ इसे मैं प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकता हूँ, जिस दिन वो हेलमेट लगा के निकलने लगेंगे उस दिन उन्हें खुद फील हो जाएगा कि हाँ भाई आप ठीक है, अदरवाइज ना लें। जो अपकमिंग राइडर्स हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? अपकमिंग राइडर्स, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि सारे गियर्स आप पहन के ही बाइक राइड करें। अगर लंबी बाइक राइड कर रहे हैं अगर आप, तो भाई सारे गियर्स होने चाहिए, इवन हेलमेट भी ब्रांडेड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत एक्सीडेंट ऐसे देखे हैं कि हेलमेट ब्रांडेड नहीं था और सॉलिड एक्सीडेंट हुआ है। इवन एक बार मैं भी बच चुका हूँ। और एल्बो गार्ड, नी गार्ड ले लो भाई, वो भी एक हेलमेट का ही पार्ट है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया उस पर भी चालान होना चाहिए। बट देखिए होता क्या है कि आदमी फॉलो रूल तब करता है जब वो स्ट्रिक हो जाता है, उसके ऊपर कोई पेनाल्टी लग जाती है। तो पेनाल्टी नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ के लिए ये चीज़ें फॉलो करो, ग्लव्स हो, और सबसे अच्छी चीज़ बाइक एज पर कंडीशन ऑफ द रोड। रोड की जो कंडीशन है, ट्रैफिक है, गलियों से मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा यार, ऐसे बाइकें ले जाते हैं 40-50 की स्पीड से, तो बहुत तेज, और वो मोहल्ले के बच्चे जो जानते हैं वो टशन दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि भैया खड़े हैं, भैया देखेंगे तो राइडर है, मैं भी प्रो राइडर बन जाऊँ, इतनी तेज ले जाएंगे। ठीक। फिर मैं उनके फादर से बोलता हूँ कि चाचा देखो वो लेके गया था, फिर वो अगले दिन मुझसे कहते भैया आपने कह दिया। यानी बेटा ठीक है, तुम अच्छी बाइक चलाते हो, बढ़िया बाइक है तुम, लेकिन स्लो चलाओ, तुम गली से बाई चांस कोई जाए तो मैं यही बोलूँगा कि भाई बाइक सबसे पहले तेज मत चलो। दूसरा, हेलमेट यूज़ करो। सिटी में कम से कम अगर आप 500 मीटर भी जा रहे हो तो एटलीस्ट यू यूज़ टू हेलमेट, नहीं है तो ले लो, बहुत ज़रूरी है। तो आप जो राइडिंग करते हैं इसको आप ब्लॉग्स में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते हैं? देखिए ब्लॉग तो है मेरा, ठीक है। बट जब मैंने राइडिंग की थी शुरू में, मैंने वीडियोस नहीं बनाए, तो मुझसे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि यार जब इतना बढ़िया राइड कर रहे हो मैच्योर लेवल पे, तो अपना ब्लॉग बनाओ। उस टाइम में मुझे नहीं पता था यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह का कैसे बनेगा क्या बनेगा, पता था बनते हैं, तो मैंने इधर उधर से सजेशन लेके एक ब्लॉग बनाया अपना, और धीरे धीरे एडिटिंग सीखी। एडिटिंग कर करके छोटे मोटी रील्स बनाना, मतलब होता है ना कि एक यूथ एज के बच्चे बड़ा अच्छी नॉलेज देते हैं, कहते हैं भैया रील डालो आप, बहुत जल्दी वायरल हो जाओगे। तो मैंने कहा चलो भाई रील डालते हैं। तो मैंने अपना चैनल बना लिया राइडर ब्लॉगर के नाम से। तो उस पर अभी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट हाँ जब मैंने बनाया था तो मैंने इस बेस पे बनाया था कि ये मेरे लिए यादें रहेंगी, कि मेरे लिए यादें रहेंगी, मेरे बच्चे देखेंगे हाँ, क्योंकि देखिए वो डेटा लाइफ टाइम सेव रहेगा, तो इसलिए मैंने एक चैनल बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ थैंक जुड़ने यू, के लिए। थैंक यू, थैंक यू।